जय हिंद देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट चंद्र कुमार। आज हम एक नए प्रकरण पे बात करने जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नया गाइडलाइन दिया हुआ है। उससे पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है और छात्रों में इस विषय को लेकर बहुत अंदर में कौतूहल है। ये विषय है क्या, इसकी सच्चाई क्या है, इस पर हमारे पूर्व प्रोफेसर जेएनयू के मास कॉम के और हमारे मीडिया गुरु हैं और एडिटर इन चीफ हैं, मैं उनका विचार जानने के लिए आज उन्हें स्टूडियो में आमंत्रित किया है। जय हिंद सर। ये नया जो यूजीसी का गाइडलाइन जारी हुआ है, इसका क्या माने लोग अलग अलग निकाल रहे हैं, इस पर आपका विचार जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो पूरी समस्या है, इसके 3 पहलू हैं। एक कल्चरल है या सांस्कृतिक पहलू जिसको कहा जाए, एक एजुकेशन का एकेडमिक पहलू है और एक राजनीतिक पहलू है। अब तीनों चीजों को मिला के कुछ बन गया है मुलम्मा कि इसमें हम लोग जो है किसी सही निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और जो इस वक्त उसके खिलाफ जो एजिटेशन हो रहा है, जो आंदोलन हो रहा है या आक्रोश है लोगों में, उसने सारी चीज को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो इसको अगर हम समझना चाहते हैं, हमको तीनों आयामों को अलग अलग समझना पड़ेगा। जो देखने सुनने में आया है, वो खासकर गाइडलाइन कोई ऐसी समिति विद्यालयों में बनाने की बात कही गई है कि जिसमें जो है ग्रीवांसेस कमेटी जो होती थी, अब वो इस तरह की कोई कमेटी बनाए जिसमें कोई सवर्ण अवर्ण कुछ इस तरह की बातें चर्चा में हैं। इस पर क्या? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप इसके सांस्कृतिक पहलू पे जाएं तो बात यह है कि हमारी सभ्यता बड़ी महान है। हमने बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी पैदा किए, लेकिन साथ साथ ये भी सत्य है कि हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है दुनिया की अनूठी, जिसमें हमने ज्ञान को जो है उसको सीमाओं में बांध के रखा। दुनिया में और जगह ये होता था कि जैसे मान लीजिए पैसा है, धन दौलत है, हीरे मोती है, यहाँ तक कि कहना नीचे में खूबसूरत औरतें हैं, उनके आसपास जो है एक किला बनाया जाता था, उनको कोई बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ हमने ज्ञान के बारे में भी ये किया। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा ये था कि भाई अगर वेद वाक्य है, किसी शूद्र के कान में पड़ जाए तो उसका जो है क्या कान जो है फोड़ देना चाहिए, इस तरह की तमाम बातें हैं। तो हमने ज्ञान को हमेशा से सांस्कृतिक रूप से एक समझिए सीमित दायरे में रखा है। अब आगे आप चलिए तो पुरानी बातें हो गई, होते 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 अंग्रेजों का युग आया। अंग्रेजों ने भी एक खास वर्ग को जो है नॉलेज और एजुकेशन देना शुरू किया। उनका विचार ये था कि भारत में एक अभिजात वर्ग बनाया जाए जो उनको उनका साम्राज्य चलाने में सहायता करे, और साथ साथ ये है कि ये वर्ग ऐसा भी हो जो कि न सिर्फ उनकी मदद करे बल्कि समाज के और वर्गों के ऊपर अपना आधिपत्य भी रखे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारी शिक्षा का आधार कभी भी जनतांत्रिक नहीं रहा, कभी सार्वभौमिक नहीं रहा कि हम शिक्षा सबको दें। और वही चीज जो है दुर्भाग्य से इतिहास के साथ चलती आई है। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि कुछ एक प्रिविलेज क्लास का या विजातीय वर्ग का शिक्षा पे अधिकार हो गया। लेकिन एक स्वतंत्र भारत में, एक जनतांत्रिक भारत में तो चल नहीं सकता। तो ये आवाजें उठी कि भाई शिक्षा का जो है एक जनतांत्रिकरण किया जाए। तो ये वाला जो आपका ये जो यूजीसी रेगुलेशन आया, इस पे इतनी चर्चा है, ये अगर आप देखें अगर इस दृष्टिकोण से, तो ये शिक्षा के जनतांत्रिकरण का ही एक उपादान है। इसमें सरकार का क्या पक्ष है? देखिए, सरकार का इसमें जो सिर्फ रोल है वो टाइमिंग का रोल है। इस तरह के कोई प्रावधान लाया जाए, इसके बारे में बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। करीब वो मैं समझता हूँ कि 14-15 साल से ये विषय किसी न किसी रूप में देखा जा रहा था। वो जैसे आपको पता है कि एक अ, साउथ में मेमुला ने आत्महत्या करी क्योंकि उसने कहा कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है हायर एजुकेशन में। और भी एक आध इस तरह के केसेस हुए सब है। इससे इस सारी वो चीज़ की एक ये बढ़ी कि इसको काम को जल्दी करना चाहिए। तो ये काम हुआ। और जो आधुनिक जो ये आए हैं प्रावधान आए हैं जिनके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, ये इसी पृष्ठभूमि में है। लेकिन सरकार के ऊपर ये प्रश्न उठ रहा है कि इसकी टाइमिंग के बारे में क्या कहा जाए। ये अधिनियम अभी क्यों नहीं आया गया, पहले क्यों नहीं आया, या इसको जो है क्या करना चाहिए, क्या इसका कोई चुनाव से संबंध तो नहीं है, क्या इसका रूलिंग पार्टी के सत्तारूढ़ दल के वोट बैंक से संबंध नहीं है, इस तरह की बातें कही जा रही है। इसमें सरकार
और समर्थक दोनों एक हुए, और सरकार के जो विरुद्ध हैं, तो जो विपक्ष में लोग हैं वो इस यूजीसी में क्या कमियां ढूंढ रहे हैं? नहीं, देखिए, विपक्ष जो है इस मामले में वो भी दुविधा में है, वो भी दो भागों में बटा हुआ है। विपक्ष जो हम इनका है उसमें जो समझिए कि पिछड़ा वर्ग है, कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, जो विपक्ष जो है उनका उनको अपना वोट बैंक समझता है, वो उसका उस तरह वो नहीं कर पा रहा है, इसका विरोध नहीं कर पा रहा है। लेकिन साथ-साथ सारा विपक्ष ये ज़रूर कह रहा है कि आपने इस समय क्यों लगाया इसको? इसका टाइमिंग का क्या मतलब है? और इसलिए सारा विपक्ष जो है सत्तारूढ़ दल पे सरकार के ऊपर प्रहार कर रहा है। मैं एक नेक्स्ट सेल में आपसे चाहता हूँ कि ये यूजीसी गाइडलाइन है क्या? जी। ये यूजीसी गाइडलाइन जो है वैसा है कि उच्च शिक्षा में, जैसे मैंने आपको कहा, ये भारत में अभिजात वर्ग के हाथ में रही है ज़्यादातर। अभिजात वर्ग का मतलब है ज़्यादातर सवर्ण इसमें रहे हैं, और ये माना जाता है कि वो लोग जो है ना सिर्फ खुद बड़ी पोस्टों पे आ जाते थे, बल्कि अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को आगे बढ़ाते थे। इससे ये है कि जो और वर्ग है जिन्होंने जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया, जिसको कि हम लोग बैकवर्ड क्लास या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों को कहते हैं, उनको शिक्षा में अवसर उतना नहीं मिल पाया। उनकी 2 समस्याएँ थी। एक समस्या तो ये थी कि उनके पास पृष्ठभूमि नहीं थी, तो बड़ा संघर्ष करके वो शिक्षा में आए, शिक्षा में बने रहे, और शिक्षा के थ्रू उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। दूसरी उनकी दिक्कत ये थी कि उनको कोई बैक करने वाला नहीं था, ये सब है। और ये कहा गया कि अभिजात वर्ग के लोग हैं, इनको लगा कि यदि ये शिक्षा में आ जाएँगे तो शायद उनका बच्चों से कम हो जाएगा। तो इन्होंने इनको थोड़ा-सा एक समझिए एक नेगलेक्ट करना या एक साइड ट्रैक करना शुरू किया। और कहीं-कहीं पर तो ये भी कहा जाने लगा, भई तुम्हारा पढ़ाई-लिखाई से क्या काम है, तुम अपना और काम करो, इस तरह की तमाम बातें हुई। तो ये जो अधिनियम बने हैं, इन बातों को कि अच्छा, इसकी शिकायतें भी करी फिर लोगों ने। तो ये अधिनियम बने इन बातों को पे ध्यान देने के लिए बने कि इस तरह का कोई काम होता है, तो उसको एक तरह का एक अपराध माना जाएगा। इस पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। जी। इस रोक लगाने का जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने लिया, तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं न कहीं से कंट्रोवर्शियल था। तो जो विपक्ष की बात आप कह रहे हैं कि वो इसको चाहता तो है विरोध, लेकिन वोट बैंक के कारण नहीं कर रहा है। जी। तो क्या भाजपा जो सेंट्रल में भी है, प्रदेशों में भी है, तो भाजपा क्या सवर्ण वोट अपनी तरफ खींचने के लिए इसे लागू करवाया? आप कह सकते हैं ये बात। ये हो सकता है कि भाजपा का ये एंगल रहा हो, क्योंकि भाजपा को इस बात का गुमान होने लगा है कि और पार्टियों का जैसे अभ्युदय हो रहा है, उसके साथ-साथ उसका जो सवर्ण वोट बैंक था, वो थोड़ा खिसक रहा है। सवर्ण वोट बैंक को अगर आप देखें तो न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा नहीं होता होता है, लेकिन वो एक तरह का ओपिनियन मेकर जैसा बनता है, जिस तरह ओपिनियन बनाता है, इसका प्रभाव नीचे तक जाता है। उन वर्गों तक भी जाता है जो कि क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को ये लगा कि अब जो उसकी नीतियाँ हैं, जैसी वो है, उनका जो विरोध हो रहा है और सशक्त विरोध हो रहा है, शायद ये विरोध जो है उसको ना सिर्फ सवर्ण वर्ग में उसका जन समर्थन कम करेगा, बल्कि निम्न वर्ग में जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जनजातीय वर्ग कहते हैं, वहाँ भी उनके समर्थन पर प्रभाव डालेगा। तो शायद ये हो सकता है आपकी बात सही हो कि बीजेपी ने की सरकार ने इस टाइमिंग को इसलिए किया जिससे कि सवर्ण उसके साथ पूरी तरह आ जाए और वो उसका विरोध ना कर पाए। जो मैं समझ पा रहा हूँ, इसमें जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनको लेकर के कोई एक दिशा निर्देश विश्वविद्यालयों को जारी किया गया है कि इनके ग्रीवेंसेस को सुना जी। जाए। तो उसमें ये टकराहट कहाँ है? ये तो हम तो उल्टा अगर हम चलें तो ये सरकार ने इनके पक्ष में किया है, नहीं देखिए एससी, एसटी एंड ओबीसी के। नहीं देखिए, टकराहट जो है वो सामाजिक स्तर पर है। जी। सही बात ये है कि भारत कोई अभिजात्य वर्ग है, जिसको अब मूल्यतः सवर्ण वर्ग है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जो थोड़ी-सी विवादप्रस्त बात हो सकती है, कि मुसलमानों में भी एक अभिजात वर्ग है। वो भी नहीं चाहते कि हर जो उनके वो नीचे का वर्ग है उसको पूरा उसका लाभ मिले। तो ये जो अभिजात वर्ग है, ये अपने विशेषाधिकारों को प्रिज़र्व करने के लिए, अपने पास रखने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहता है हमेशा। ये नहीं चाहता है कि उसके जो परंपरागत विशेषाधिकार हैं, वो उसके छीने जाए, या इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाए कि दे डू नॉट वांट कि जो नेशनल केक का जो हिस्सा उनके पास है उसमें और किसी की हिस्सेदारी बढ़े, वो नहीं चाहते ये। तो आपको याद होगा जब मंडल कमीशन आई तब भी ये हुआ।
उसका भयानक विरोध हुआ और सब हुआ। कुछ बच्चों ने को बताया गया कि भाई तुम्हारे प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाएंगे, तो कुछ बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया। आपको पता ही है, सब बात है। तो वही स्थिति अभी आ रही है। मतलब अभी इसमें जाते भी इसमें भी कुछ सुसाइड की बातें आई हैं क्या? अभी तो नहीं आई है, और हमें आशा करनी चाहिए ऐसी बात ना हो अभी तक। जी। लेकिन ये है कि ये जरूर है कि अभिजात वर्ग को अपने विशेषाधिकारों पे जब भी जरा सा लगता है कि उसमें कहीं पर कोई आँच आने वाली है, तो वो ये वर्ग इसी तरह तो करता जो मैं समझ पाया है। जी। इस बातचीत में, वो यही हुआ कि जो सवर्ण है हाँ। वो ओबीसी या एससी एसटी को कुछ विद्यालयों में रोकते होंगे, आने नहीं देते होंगे। इसलिए यूजीसी ने एक नया नाम जी, बना जी, दिया बिल्कुल। कि इनका जो है हित इसमें सुरक्षित रहे, जी, और विद्यालयों में अगर किसी भी प्रकार का ऐसा बवाल होता है तो उसकी ग्रीवांसेस कमेटी जी। इसको सुने। तो इसमें तो हमको लगता है अच्छी बात है, सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने नहीं, अच्छी बात तो है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया नहीं, ये तो शायद और बताया है। मैं अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा जी। दिया है और पुनरीक्षण के लिए कहा है, भाई सरकार देखे। नहीं, देखिए, इसमें अच्छी बात तो, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसका विरोध जो, जैसा मैंने आपसे कहा ना, उस वर्ग के द्वारा हो रहा है, जिसको आप सवर्ण कहते हैं, लेकिन मैं उसको अभिजात वर्ग उसके लिए यूज़ करना शुरू बेटर समझूँगा। उसको अपने विशेषाधिकारों पे लग रहा है कि आँच आ रही है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। आप चूंकि एक शिक्षाविद रहे हैं और एक आज वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? नहीं, मैं तो समाज को संदेश देना चाहूँगा कि जो अभिजात वर्ग है या सवर्ण जिसको आप कहते हैं, उस वर्ग को एकोमोडेशन कर देना चाहिए उनको। और क्योंकि प्रतिभा जो है किसी की गुलाम नहीं होती है, देखिए। मेरा अनुभव ये भी है कि मैंने बहुत को समझिए छोटे वर्ग के लोगों को, बहुत ही कम आर्थिक साधनों वाले वर्ग के बच्चों को देखा है एज़ ए शिक्षक के रूप में, और भी तमाम जब मैं एम्प्लॉयर था न्यूज़पेपर, तब देखा है। और मैंने देखा है कि उनको जब प्रॉपर प्रोत्साहन दिया गया, तो बहुत अच्छे जीवन में आगे काम किया उन्होंने। दे बिकेम वेरी गुड वर्कर्स एंड ऑल दैट। तो प्रतिभा किसी की गुलाम नहीं होती है, और देश के विकास के लिए भी प्रतिभा चाहिए, जो सब वर्गों से, सब जातियों से, सब समुदायों से आएगी। मतलब तो मैं तो समझता हूँ कि इस तरह का जो प्रोटेस्ट है कि हम क्यों उनको आगे दे रहे हैं, संरक्षण क्यों दे रहे हैं, ये गलत है। उनको तो कायदे से सबको कहना चाहिए कि भाई तुम आगे आओ, और देश का जो थिंक टैंक है, जो बुद्धि वर्ग है, उसमें योगदान करो अपना। तो जय हिंद देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक अच्छा विश्लेषण, अच्छी स्वस्थ वार्ता को आपने सुना, और इस जानकारी को आप दूसरों तक पहुंचाइए। जय हिंद।